हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाले पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपना बैक्टीरिया वाला चैप्टर चल रहा था। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या होती है और मॉर्फोलॉजी में बैक्टीरिया के साइज और शेप के आधार पर बैक्टीरिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये अपन लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, शेप के आधार पर या साइज के आधार पर यदि अपन देखें, शेप के आधार पर अपने 4 प्रकार के बैक्टीरिया बताए थे, जिसमें पहले बैक्टीरिया कोकस थे, दूसरे बेसिलस, तीसरे जो है स्पाइरल और चौथे जो है वो विब्रियो हो सकते हैं। 4 प्रकार के मुख्यतः अपने 4 प्रकार के बैक्टीरियाज बताए थे शेप के आधार पर, ठीक है, आकृति के आधार पर। तो मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया की हो चुकी है। अब अपन बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिका की संरचना कैसी होती है, जीवाणु के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उसके सेल के अंदर, क्योंकि जीवाणु को अपन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बताते हैं, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जो पाई जाती है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जीवाणु की परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु की परासंरचना, ठीक है, जीवाणु की परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर या परासंरचना की अपन चर्चा करते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है और बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सब अपन चर्चा इस वीडियो लेक्चर के अंदर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल होने का मतलब है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो लेस डेवलप होगा, न्यूक्लियस लेस डेवलप होगा और उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो वो लेस डेवलप होगा, सेल वॉल जो है वो पाई जाएगी और सेल वॉल पाई जाती है इसीलिए इसे प्लांट्स के अंदर शामिल किया जाता है। सेल वॉल जो है वो म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन से बनी हुई होती है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। या फिर बैक्टीरिया के अंदर और बात करें तो जो कोशिका भित्ति है या सेल वॉल है उसके बाहर की तरफ एक कैप्सूल या फिर संपुटिका जिसे बोलते हैं, या फिर उसे अवपंक परत, स्लाइम लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल की कवरिंग होती है जिसे आप संपुटिका या फिर अवपंक परत भी बोल सकते हैं। वो अलग अलग कंडीशन है कि उसे स्लाइम लेयर कब बोलेंगे और उसे कैप्सूल कब बोलेंगे, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब न्यूक्लियस अपन ने बता ही दिया। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ईआर हो, गोल्जी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, वो सारे सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरियल सेल के अंदर अब्सेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से, अंतर्वलन से एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे मीजोसोम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मीजोसोम कहा जाएगा। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म की यदि अपन बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर यदि अपन बात करें तो कुछ फूड ग्रेन्यूल्स होंगी, जो बैक्टीरिया फूड को स्टोर करता है वो भी तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें क्रोमेटोफोर, जो कुछ बैक्टीरिया है उसके अंदर क्रोमेटोफोर भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए होगा जिसे आप न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाएंगी। राइबोसोम 70S होगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम भी तो होता है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर राइबोसोम कैसा होगा? 70S टाइप का राइबोसोम होगा। ठीक है, तो इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अपन एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती है, उसको अपन एक डायग्रामेटिक व्यू में समझ लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को अपन डायग्राम की सहायता से एक साथ मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं ये बना रहा हूं कोशिका भित्ति,
ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल। ये मैंने क्या बनाई है, बैक्टीरिया की सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इसको अपन डबल दिखा देते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल या कोशिका भित्ति को अपन डबल करके दिखा देते हैं ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो जाए आपके। ठीक है, ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। इसको अपन अलग पेन से दिखा देते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको भी अपन डबल दिखा देते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से, अंतर्वलन से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया के अंदर बन रही है जिनको अपन मीजोसोम बोलेंगे। ठीक है, ये आपके होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा बाहर की तरफ, अभी अपन ने क्या बताया, सेल वॉल जो है उसके बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसे कैप्सूल या संपुटिका कहा जाता है। अब कैप्सूल या संपुटिका अपन दो तरीके से दिखाएंगे। यहां पर जो अपन कैप्सूल दिखा रहे हैं वो कैप्सूल ये वाला है, और नीचे की तरफ अपन जो कैप्सूल दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं, क्योंकि कैप्सूल भी दो टाइप का होगा। तो इसको एक ही डायग्राम में अपन समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक कलर के बाहर ब्लू कलर का बनाया है वो कैप्सूल है। अभी डायग्राम में जब अपन नेमिंग करेंगे, इनको समझेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये है, और नीचे की तरफ ये वाला कैप्सूल आपको दिख रहा है। नीचे की तरफ आपको ये कैप्सूल दिख रहा है। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें आपको दिख रही है। सबसे पहले ये ब्लैक वाली मैंने बनाई है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये क्या है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति है। और सेल वॉल के बाहर जो एक जलीय म्यूसिलेज या अपन ये कह सकते हैं एक्वेटिक हाइड्रोलाइटिक म्यूसिलेज की जो कवरिंग है उसे अपन कैप्सूल बोलते हैं। और कैप्सूल भी दो टाइप का होता है, जो साइज में बड़ा हो उसे बोलते हैं मैक्रो कैप्सूल, और जो साइज में छोटा हो उसे बोलते हैं माइक्रो कैप्सूल। तो ऊपर वाला साइज में आपको छोटा दिख रहा है तो ये तो हो जाएगा माइक्रो कैप्सूल, माइक्रो कैप्सूल। ठीक है, और नीचे वाला साइज में आपको बड़ा दिख रहा है तो इसे बोलते हैं मैक्रो, क्योंकि बड़े के लिए वर्ड यूज होता है मैक्रो और छोटे के लिए वर्ड यूज होता है माइक्रो। तो इसे अपन बोल देंगे मैक्रो कैप्सूल। इसे अपन क्या बोल देंगे, मैक्रो कैप्सूल बोल देंगे। ठीक है, तो कैप्सूल भी दो टाइप का होगा, एक माइक्रो कैप्सूल और एक होगा मैक्रो कैप्सूल। आगे बात समझ में। सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ जो ब्लू कलर से अपन ने बनाई है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जीवद्रव्य झिल्ली जिसे अपन कहते हैं। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से, इन्वेजिनेशन से जो स्ट्रक्चर बन रही है उसे मीजोसोम कहा जाता है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है अंतर्वलन से, इन्वेजिनेशन से जो बन रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसे मीजोसोम कहा जाएगा। मीजोसोम या मीसोसोम इसे अपन कहेंगे। आइए यहां तक बात समझ। इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अरे सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे ऑब्वियसली अपन क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म ही तो बोलेंगे। तो ये जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसे अपन बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी इसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर अब क्या क्या होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर अपन एक तो इसका डीएनए दिखाएंगे,
ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो डीएनए होगा और डीएनए के ऊपर न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होगी क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो डीएनए जो है वो ऐसा बिखरा हुआ अपन दिखा सकते हैं। ये लीजिए, ये इस बैक्टीरिया का डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ है जिसका नाम क्या है, डीएनए है। ठीक है, ये होगा। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होगी। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है, अभी अपन ने बताया 70S टाइप के राइबोसोम होंगे। तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर अपन राइबोसोम दिखा सकते हैं। ये लीजिए, थोड़े बहुत राइबोसोम दिखा देते हैं। और ये राइबोसोम जो होंगे वो 70S टाइप के होंगे। 70S का मतलब क्या है, ये अपन सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं या करेंगे। 70S राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम कैसे हैं, 70S। देखना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 70S होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 70 और 80S दोनों प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तो 80S राइबोसोम होते हैं और उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो यूकैरियोट्स की सेल्स में 70 और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल और केवल 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के लिए, जो मोटाइल बैक्टीरिया है, जो मूवमेंट करते हैं, जो गतिशील बैक्टीरिया है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज के अंदर कुछ मोटाइल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको फ्लैजिला कहा जाता है। और ये फ्लैजिला जो है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलती है। ये देखिए, जो मैं ब्लैक कलर की ये बना रहा हूं, ये फ्लैजिला है। और फ्लैजिला देखना ध्यान से, कहां से निकाली है मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फ्लैजिला कहां से निकल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रही है। तो ये है आपकी फ्लैजिला या कसाबिका। फ्लैजिला जिसे अपन क्या बोलेंगे, कसाबिका बोलेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है, फ्लैजिला या कसाबिका है। आगे बात समझ में। इसके अलावा इस बैक्टीरियल सेल के अंदर और भी ऐसी जो फाइब्रस तंतुनुमा स्ट्रक्चर है और छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिनको रोम और झालर, इंग्लिश के अंदर उन्हें अपन फिम्ब्री बोलेंगे। झालर को अपन क्या बोलेंगे, फिम्ब्री बोलेंगे। तो फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी इस बैक्टीरिया की सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले छोर से निकलती है। तो यहां पर कुछ अपन स्ट्रक्चर्स निकाल देते हैं जो फ्लैजिला की तुलना में थोड़ी छोटी होगी और जो लगभग सारी बैक्टीरिया की सारी जो कोशिका है उस पर पाई जाएंगी। ये जो आपको फ्लैजिलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उनको आप क्या बोल सकते हैं, रोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रोम बोल सकते हैं, या फिर झालर भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, रोम, या फिर इनको झालर भी बोला जा सकता है। ठीक है, रोम को पिल्लाई बोलते हैं और झालर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिम्ब्री बोलेंगे। तो रोम को इंग्लिश में अपन बोलेंगे पिल्लाई और झालर को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिम्ब्रा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स भी बैक्टीरियल सेल के अंदर पाई जाती है, जो कि सारी अपन इससे निकाल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। आगे यहां तक बात समझ में। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में और क्या हो सकता है, यदि बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है, स्वपोषी बैक्टीरिया है, तो अपन ने बताया था उसके अंदर नेचुरल वास्तविक क्लोरोफिल तो नहीं होता, लेकिन क्लोरोफिल के स्थान पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। यदि ये बैक्टीरियल सेल ऑटोट्रोफिक है तो वो जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो कहां प्रेजेंट होगा, वो क्रोमेटोफोर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर अपन क्या बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर अपन ने जो बनाई है वो है क्रोमेटोफोर। इस क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर के अंदर
आपके जितने भी पिगमेंट हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल की, बैक्टीरियो वर्डीन की बात कर लीजिए, जितने भी पिगमेंट्स हैं वो सारे इस क्रोमेटोफोर के अंदर ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम किसका है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया किसी जीवाणु कोशिका की परासंरचना है जिसमें आपको सारे पार्ट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। यह ध्यान रखना है, जो रेड वाला जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल को अपन न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। इसे अपन क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसे? न्यूक्लियोइड, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसे अपन न्यूक्लियोइड ही तो बोलते हैं। बाकी ये सब स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। एक बार दोबारा से समझना, सबसे पहले अपन ने क्या बताया? बैक्टीरियल सेल के ऊपर सेल वॉल के बाहर की तरफ एक एक्वेटिक म्यूसिलेज की, जलीय म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, एक एक्स्ट्रा आवरण पाया जाता है और उस एक्स्ट्रा आवरण को संपुटिका या कैप्सूल कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? संपुटिका, या फिर इंग्लिश में इसे अपन क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप्सूल। अब संपुटिका या कैप्सूल का ही एक दूसरा नाम है अवपंक परत या स्लाइम लेयर। इसके बारे में एक बार छोड़िए, क्योंकि अपन इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे, स्लाइम लेयर या कैप्सूल को अपन अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अपन इसकी बात कर लेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, कैप्सूल जो है वो दो टाइप का हो सकता है। यदि कैप्सूल की साइज छोटी है तब तो इसे बोलते हैं माइक्रो कैप्सूल, और कैप्सूल की साइज बड़ी है तब इसे बोलते हैं मैक्रो कैप्सूल। अब आप कहोगे सर ये कैप्सूल क्या नीचे और ऊपर ही पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये कैप्सूल की कवरिंग पूरी बैक्टीरिया को कवर किए हुए रखती है, पूरी सेल वॉल इसके द्वारा कवर होती है। लेकिन इन बाकी स्ट्रक्चर्स को दिखाने के लिए हमने ये कवरिंग पूरी बैक्टीरियल सेल के ऊपर नहीं दिखाई है, और एक ही डायग्राम के अंदर माइक्रो और मैक्रो कैप्सूल दोनों को दिखा दिया है। लेकिन एक बैक्टीरिया के अंदर या तो माइक्रो कैप्सूल की कवरिंग होगी या फिर मैक्रो कैप्सूल की कवरिंग होगी। एक बैक्टीरिया के ऊपर दोनों कवरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर की तरफ क्या आ जाएगी? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में जैसा कि अपन पढ़ भी चुके हैं, सेल वॉल जो है वही एक ऐसा लक्षण है जो प्लांट से बिलोंग करता है, और इसीलिए इन्हें प्लांट्स के अंदर रखा जाता है। सेल वॉल, हालांकि इनकी सेल वॉल जो है वो म्यूसिलेज या म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनती है, और इस म्यूकोपेप्टाइड को म्यूरिन कहा जाता है। सेल वॉल किससे मिलकर बनेगी? म्यूरिन से। जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके इन्वेजिनेशन से, अंतर्वलन से अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे मीसोसोम कहा जाता है, और मीसोसोम बैक्टीरिया के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ एक कोशिकीय तंतुनुमा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स निकलती है, जिनको फ्लैजिला या कसाबिका कहा जाता है। और ये फ्लैजिला और कसाबिका जो है, इनका मुख्य कार्य बैक्टीरिया का मूवमेंट कराना है। बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो ये मूवमेंट का काम जो है वो कौन करता है? ये फ्लैजिला करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कुछ छोटी तंतुनुमा संरचनाएं निकलती है, छोटी फाइबर लाइक या फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स निकलती है, जिनको रोम, पिल्लाई या फिर झालर फिम्बरी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका नाम न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए खुली अवस्था में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर जो राइबोसोम होंगे वो 70S टाइप के राइबोसोम होंगे। राइबोसोम कौन से होंगे? 70S टाइप के राइबोसोम इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक है तो इसके क्रोमेटोफोर के अंदर बहुत सारे पिगमेंट जो हैं
क्लोरोफिल तो नहीं है, लेकिन बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो वर्डिन जैसे पिगमेंट्स जो है वो इस क्रोमेटोफोर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसी बैक्टीरियल सेल की। अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैप्सूल या अवपंक परत के बारे में कि संपुटिका या कैप्सूल होती क्या है या अवपंक परत क्या होती है, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। नंबर 2 पर अपन पढ़ेंगे फ्लैजिला के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला से काफी क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लैजिला के अरेंजमेंट के आधार पर क्या किसी बैक्टीरिया के अंदर एक ही फ्लैजिला होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्लैजिला का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, ये तो अपन ने समझने के लिए एक फ्लैजिला दिखा दी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया में 2 फ्लैजिला हो, 2 से ज्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं, और उस फ्लैजिला की संख्या के आधार पर बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर फ्लैजिला की पढ़ेंगे, और इसके अलावा फ्लैजिला के क्या फंक्शन है बैक्टीरियल सेल के लिए वो भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कैप्सूल पढ़ लिया, फ्लैजिला पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ने की जरूरत है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो है वो अपन सेल बायोलॉजी वाले पेपर के अंदर है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये भी सेल बायोलॉजी के अंदर है। तो मेनली यदि देखें तो इसके अंदर यही स्ट्रक्चर है, एक तो कैप्सूल, एक है फ्लैजिला, एक ये मीजोसोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम क्या होता है, और ये पिलाई और फिम्ब्री, ये 4 स्ट्रक्चर अपन बैक्टीरिया के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कैप्सूल संपुटिका के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे फ्लैजिला के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे मीजोसोम के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे पिलाई और फिम्ब्री के बारे में। ये 4 स्ट्रक्चर मुख्य हैं जो कि नॉर्मली अलग है किसी प्लांट या एनिमल सेल से, तो इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इनका क्या फंक्शन है, इनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, इनके आधार पर बैक्टीरिया को अपन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सब अपन इसी वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बैक्टीरियल सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं आपका पहला टॉपिक कैप्सूल या संपुटिका, जिसे अवपंक परत कहते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा संपुटिका या कैप्सूल। संपुटिका या कैप्सूल के बारे में अपन को डिस्कशन करना है। तो अपना पहला जो टॉपिक है वो है संपुटिका या कैप्सूल। देखिए इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं संपुटिका, ठीक है, और संपुटिका को इंग्लिश के अंदर बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, या इसे अवपंक परत भी बोलते हैं, अवपंक परत, और अवपंक परत को इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइम लेयर। अवपंक परत को इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक है, तो संपुटिका या अवपंक परत, कैप्सूल या स्लाइम लेयर, इसके बारे में अपन को डिस्कशन करना है, जो बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। सुनिए इसके बारे में। अवपंक परत या कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त आवरण है, एक एक्स्ट्रा एनवेल्प है, जो कि जलीय म्यूसिलेज द्वारा निर्मित होता है। किससे बना हुआ होगा, हाइड्रिक म्यूसिलेज। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट एनवेल्प है जो सेल वॉल के बाहर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाया जाता है, और जो कि हाइड्रिक म्यूसिलेज से बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका 2 नाम क्यों है, कैप्सूल इसे बोल रहे हैं, स्लाइम लेयर इसे बोल रहे हैं। यदि यह कवरिंग जो है वो थोड़ी सी हार्ड है तब तो इसे बोल देते हैं कैप्सूल,
और सेल वॉल के बाहर की कवरिंग यदि लूजली है और वो सेल वॉल से बिल्कुल लूज तरीके से जुड़ी हुई है, तब उसे अपन बोल देते हैं अवपंक परत या स्लाइम लेयर। दोबारा से सुनना, सेल वॉल के बाहर की ये जो हाइड्रिक म्यूसिलेज की कवरिंग है, एनवल्प जो है, वो एनवल्प यदि बिल्कुल टाइट है, हार्ड है, तब तो इसे अपन बोलेंगे कैप्सूल। और वो कवरिंग यदि लूजली है, लूज है, वो सेल वॉल से लूज तरीके से जुड़ी हुई है, ढीली तरीके से जुड़ी हुई है, तब उसे अपन नाम क्या दे देंगे? अवपंक परत या फिर स्लाइम लेयर नाम दे देंगे। ठीक है। अब ये जो कैप्सूल है वो किस से मिलकर बनता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स से। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर है वो किस से मिलकर बनती है? ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बनती है। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसी म्यूरिन से मिली हुई होती है, म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनती है, वैसे ही अवपंक परत या स्लाइम लेयर जो है वो किससे मिलकर बनेगी? ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनेगी? ग्लाइकोकैलिक्स से। लेकिन इसका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है कि ये पॉलीसेकेराइड से बनी हुई हो और कुछ बैक्टीरिया के अंदर इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें, एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है जैंथोमोनास। बैक्टीरिया का नाम क्या है? जैंथोमोनास बैक्टीरिया का नाम, जैंथोमोनास। इस जैंथोमोनास बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल या स्लाइम लेयर जो है वो पॉलीसेकेराइड द्वारा बनी हुई होती है, या उसके अंदर पॉलीसेकेराइड की अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी। क्या बताया मैंने? केमिकल कंपोजिशन इस कैप्सूल या स्लाइम लेयर का अलग अलग हो सकता है। जैंथोमोनास बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसेकेराइड ज्यादा मात्रा में होता है। पॉलीसेकेराइड में जैसे अपन बात कर ले ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए रेनोज, ठीक है, रेनोज ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अपन शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर वगैरह जो है उनकी अमाउंट भी इसके अंदर ज्यादा होगी। ठीक है, ग्लूटानिक एसिड की बात कर लीजिए। ये सब जो है ये ज्यादा अमाउंट में होंगे किसके अंदर? जैंथोमोनास बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि उसमें पॉलीसेकेराइड की अमाउंट ज्यादा है। चाहे वो ग्लूकोज की बात कर लीजिए, चाहे आप वो शुगर की बात कर लीजिए, चाहे आप रेनोज शुगर की बात कर लीजिए, ये जितने भी सेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट, वो जैंथोमोनास बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर में? कैप्सूल के अंदर। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरा जो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है अपना, बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस, और इस बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया के अंदर पॉलीपेप्टाइड ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसका जो कैप्सूल है उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड की मात्रा ज्यादा होती है, पॉलीपेप्टाइड की अमाउंट उसके अंदर ज्यादा होगी। ठीक है, तो जैंथोमोनास के अंदर पॉलीसेकेराइड ज्यादा मात्रा में, जबकि बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया के अंदर पॉलीपेप्टाइड ज्यादा मात्रा में। और इससे ये चीज स्पष्ट होती है कि कैप्सूल या स्लाइम लेयर का कंपोजिशन डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट होता है। अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम लेयर या कैप्सूल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। जैंथोमोनास के अंदर पॉलीसेकेराइड ज्यादा है, जबकि बैसिलस सबटिलिस के अंदर पॉलीपेप्टाइड की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन इनका अलग अलग हो सकता है। अब एक पॉइंट अपन जैसा कि डायग्राम में देख चुके हैं, ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल यदि आप सिंपल माइक्रोस्कोपी से आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बैक्टीरिया के ऊपर जो कैप्सूल की कवरिंग है उसको आप यदि साधारण सूक्ष्मदर्शी से सिंपल माइक्रोस्कोपी से देख पा रहे हैं, तो ऐसे कैप्सूल को तो बोलते हैं माइक्रो कैप्सूल, जैसा कि अभी अपन ने डायग्राम के अंदर बनाया था। सॉरी, मैक्रो कैप्सूल।
ऐसा कैप्सूल जिसको आप सिंपल माइक्रोस्कोपी से, जो साधारण सूक्ष्मदर्शी जो लैब के अंदर होती है उनसे भी आप देख सकते हैं यदि कैप्सूल की कवरिंग को, तब तो उसे बोलेंगे मैक्रो। अरे भाई सिंपल माइक्रोस्कोपी से आप किस चीज को देख पाओगे? जो आकार में बड़ा हो, यही तो है। तो मैक्रो कैप्सूल को आप आसानी से सिंपल माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि कैप्सूल की यदि ऐसी कवरिंग है जिसको आप सिंपल माइक्रोस्कोपी से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, उनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ रही है, ये तो आप देख पा रहे हैं किससे? सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। जबकि माइक्रोस्पोर, माइक्रो कैप्सूल, उनको देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यानी कि माइक्रो कैप्सूल की साइज छोटी है और मैक्रो कैप्सूल की साइज बड़ी है। सिंपल माइक्रोस्कोप से यदि ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो दैट इज मैक्रो कैप्सूल, और आप यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको यूज करनी पड़ रही है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? माइक्रो कैप्सूल इसे अपन बोलेंगे, ठीक है। तो सामान्यतः कोशिका के बाहर, जो कोशिका भित्ति के बाहर जो कवरिंग होती है अवपंक परत की, स्लाइम लेयर की, वो बिल्कुल ढीली होती है। ये जो अवपंक परत की जो कवरिंग है वो सामान्यतः लूज होती है, कोशिका भित्ति से बिल्कुल अपन ये कह सकते हैं ढीली तरीके से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया की अवपंक परत या स्लाइम लेयर जो है वो आपस में जुड़ जाती है और जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, और उस स्ट्रक्चर को जुगलिया कहा जाता है। उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? जुगलिया। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? जुगलिया। जुगलिया स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? बहुत सारे बैक्टीरियाज की स्लाइम लेयर आपस में अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, इसके बाहर ये कैप्सूल या स्लाइम लेयर की कवरिंग है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके बाहर की ये कवरिंग है, ये तीसरा बैक्टीरिया, इसके बाहर की कवरिंग है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज या जीवाणुओं की स्लाइम लेयर या अवपंक परत जो है वो यदि आपस में अटैच हो जाए, जुड़ जाए, तब इसे नाम क्या दिया जाता है? जुगलिया नाम दिया जाता है। ये चीज याद रखनी है आपको। जुगलिया स्ट्रक्चर क्या होती है? बहुत सारे जीवाणु या बैक्टीरिया की स्लाइम लेयर या अवपंक परत आपस में जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया जाता है? जुगलिया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाएगा? जुगलिया नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब इस कैप्सूल की जरूरत क्यों पड़ी? भाई बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, तो फिर इस कैप्सूल की जरूरत क्या है? कैप्सूल की जरूरत आती है प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आपको पता है हमारी आंख जो है, आंख के जो अंदर जो आंसू आते हैं उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। हमारी मुंह के अंदर जो लार है उसके अंदर भी लाइसोजाइम होता है, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट ना कर सके, हमारी आंखों से हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर ना कर सके, इसके लिए हमारी आंख के अंदर लाइसोजाइम है। मुंह से अंदर एंटर ना कर सके, इसके लिए मुंह के अंदर भी लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम एक ऐसा अपन एंजाइम बता सकते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर सकता है, मार सकता है बैक्टीरिया को। लेकिन इसके लिए बैक्टीरिया के अंदर एक ये कह सकते हैं अडेप्टेशन है, और वो अडेप्टेशन किसका है? स्लाइम लेयर का। ये लाइसोजाइम एंजाइम सेल वॉल को तो डिग्रेड कर सकता है, लेकिन स्लाइम लेयर जो है, जो कि जलीय म्यूसिले से बनी हुई है, ऐसी स्लाइम लेयर या कैप्सूल को ये लाइसोजाइम एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी पैरासिटिक या फिर जितने भी डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है जो डिजीज करते हैं, चाहे वो एनिमल के अंदर करो, हमारे अंदर करो, किसी जंतु के अंदर करो या किसी प्लांट के अंदर करो, बैक्टीरिया यदि कोई डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है, कोई पैरासिटिक बैक्टीरिया है जो किसी दूसरे बैक्टीरिया से न्यूट्रिशन लेंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल या स्लाइम लेयर की कवरिंग होगी।
क्योंकि कैप्सूल या स्लाइम लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्टिव काम है। बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो किसका है, स्लाइम लेयर का है। लाइसोजाइम जैसे जो एंजाइम हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए पैरासिटिक बैक्टीरिया या जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर कैप्सूल या स्लाइम लेयर सामान्यतः देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये सब बातें हैं किसकी, कैप्सूल या स्लाइम लेयर के बारे में। ठीक है, तो कैप्सूल या स्लाइम लेयर क्या है, सबसे पहले अपन ने क्या बताया, बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल के बाहर की तरफ पाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा एनवल्व, एक अतिरिक्त जो आवरण है जो कि जलीय म्यूसिलेज, हाइड्रिक म्यूसिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, हाइड्रिज म्यूसिलेज से घिरा हुआ होता है, उसे अपन अवपंक परत या फिर कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल जो है वो सामान्यतः ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बना हुआ होता है। कैप्सूल का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग प्रकार का हो सकता है अलग अलग बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। जैसे जेंथोमोनास बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल या स्लाइम लेयर जो है उसमें पॉलीसेकेराइड ज़्यादा अमाउंट में है, चाहे वो ग्लूकोज की बात कर लीजिए, चाहे रेनोज की बात कर लीजिए, चाहे और एडेड शुगर्स की आप बात कर लीजिए। ठीक है, अमीनो शुगर्स की आप बात कर लीजिए, ये सारी जो है वो इस जेंथोमोनास बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा है, स्लाइम लेयर के अंदर। जबकि बात करें बैसिलस सब्टिलिस जीवाणु की तो इसमें पॉलीपेप्टाइड ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे ग्लूटानिक एसिड की बात कर लीजिए, पॉलीग्लूटानिक एसिड की बात कर लीजिए, ये सब क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ये जो कैप्सूल है वो कैप्सूल यदि सिंपल माइक्रोस्कोपी से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मतलब कैप्सूल की साइज बड़ी है, तो सिंपल माइक्रोस्कोपी से ऑब्जर्व करने वाला कैप्सूल मैक्रो कैप्सूल कहलाता है। और ऐसा कैप्सूल जिसको आपको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है, ऐसे कैप्सूल को माइक्रो कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, काम क्या है इसका, या इससे पहले अपन देखें, स्लाइम लेयर जो है, अवपंक परत जो है वो सामान्यतः बैक्टीरियल सेल वॉल से बिल्कुल लूजली जुड़ी हुई होती है, लेकिन कई बार अलग अलग बैक्टीरिया की स्लाइम लेयर या अवपंक परत आपस में जुड़ जाती है और जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे जुगलिया कहा जाता है। स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जुगलिया बोलेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की, ये देखिए बाहर आपको जो स्लाइम लेयर दिख रही है वो आपस में अटैच हो रखी है, इसे अपन क्या बोलेंगे, जुगलिया बोलेंगे। ठीक है, कैप्सूल या स्लाइम लेयर का काम क्या है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल या बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने का काम इसका है, प्रोटेक्टिव लेयर है ये। ठीक है, जो लाइसोजाइम जैसे एंजाइम से पैरासिटिक बैक्टीरिया या डिजीज कोजिंग जो बैक्टीरिया है उनको बचाने का काम जो है वो इस अवपंक परत या संपुटिका का ही होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके कार्य, अवपंक परत या स्लाइम लेयर या कैप्सूल के क्या फंक्शन है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। जैसा कि एक फंक्शन अभी अपन ने पढ़ा है, बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में ये काम करती है। बहुत से पैरासिटिक बैक्टीरिया या डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया के अंदर इस स्लाइम लेयर का होना जरूरी है। यदि उनके अंदर स्लाइम लेयर ना हो या स्लाइम लेयर किसी एंजाइम के द्वारा डिग्रेड कर दी जाए तो वो बैक्टीरिया किसी भी प्रकार की डिजीज मानव के अंदर या किसी जंतु के अंदर कोज नहीं कर सकेगा। तो जितने भी डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है उन सब के अंदर स्लाइम लेयर का पाया जाना जरूरी है। तो ये कुछ फंक्शंस है जो अपन एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सॉरी, फंक्शंस। इस स्लाइम लेयर या अवपंक परत के क्या काम है, तो सबसे पहला फंक्शन अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है स्लाइम लेयर का वो ये है कि बैक्टीरिया को किसी भी आधार से चिपकाने के लिए, जैसे बैक्टीरिया मान लीजिए किसी सेल पर पाया जा रहा है, या मान लीजिए वाटर है तो वाटर के अंदर कोई भी चट्टान वगैरह है उसे चिपकने के लिए, या किसी प्लांट से चिपकने के लिए, या किसी जंतु की कोशिका के अंदर उस कोशिका से चिपकने के लिए एक आधार के रूप में ये स्लाइम लेयर उसकी मदद करती है। तो अपन पहला फंक्शन ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को किसी भी आधार से चिपकाने में इस स्लाइम लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आधार के रूप में जैसे अपन कोई चट्टान बता सकते हैं, कोई भी चट्टान जो है उससे चिपकाने के लिए, या किसी सेल सरफेस से चिपकाने के लिए, किसी कोशिका की सतह से बैक्टीरियल सेल को यदि चिपकाना है तो उसमें भी स्लाइम लेयर या अवपंक परत का इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, किसी प्लांट से या फिर किसी एनिमल से
ठीक है। या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो वाटर के अंदर, जैसे समुद्र के अंदर बैक्टीरिया है तो समुद्र के अंदर किसी भी जंतु से, या कोई मान लीजिए कोई चट्टान है समुद्र के अंदर, उन सब से चिपकाने के अंदर इस अवपंक परत या स्लाइम लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ बैक्टीरिया आपको पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया का प्लांट की रूट के साथ सहजीवी संबंध भी होता है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया की बात आप कर लीजिए, वो प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, सहजीवी संबंध के अंदर वो रहता है। तो ये कह सकते हैं कि प्लांट की जो रूट है उससे चिपकाने में ये सब जो है ये स्लाइम लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे बात समझ में। तो पहला काम तो क्या हो गया, किसी भी आधार से बैक्टीरियल सेल को चिपकाने में स्लाइम लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा फंक्शन है अनफेवरेबल कंडीशन में न्यूट्रिशन भी बैक्टीरिया इससे प्राप्त कर सकता है। अनफेवरेबल जिन्हें प्रतिकूल परिस्थितियां बोल सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियां जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी इस स्लाइम लेयर का है। आपको पता है बैक्टीरिया के लिए काफी अनफेवरेबल कंडीशन आती है। जैसे बैक्टीरिया हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हमें कोई डिजीज कर रहा है, मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है, अपन कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। या हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया किसी भी तरीके से, वो बैक्टीरिया के लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस या प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन देने का काम जो है, पोषण प्रदान करने का काम जो है, वो भी इस स्लाइम लेयर का होता है। ठीक है, तो स्लाइम लेयर का काम क्या हो गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना भी। तीसरा और इंपॉर्टेंट काम है कि बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है, शुष्क अवस्था में आने से बचाने का काम भी, क्योंकि इस अवपंक परत जो है, क्या बता रहे हैं अपन, स्लाइम लेयर जो है अवपंक परत वो जलीय है, यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, वाटर, और वाटर पाया जाता है तो ड्राई होने से बचाता है, ड्राइनेस से बचाता है। ये स्लाइम लेयर या अवपंक परत जो है वो बैक्टीरिया को शुष्क परिस्थितियों में ड्राइनेस से बचाता है ना। भाई शुष्क अवस्था है जहां बैक्टीरिया के लिए वाटर अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इस ड्राइनेस से बचाने के लिए ये स्लाइम लेयर काम करती है, क्योंकि स्लाइम लेयर ने अभी अपन ने क्या बताया किससे मिलकर बनी हुई होती है, वाटर भी तो है उसके अंदर। सबसे पहली लाइन ही अपन ने ये पढ़ी थी कि एक्वेटिक म्यूसिलेज से मिलकर बनी हुई है। तो जल होने के कारण ये बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ड्राई होने से बचाने का काम भी करता है। ठीक है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइम लेयर का फंक्शन है वो ये है कि जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में इस स्लाइम लेयर का होना जरूरी है। सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, बीमारी करने वाले जो जीवाणु है, उनके अंदर ये स्लाइम लेयर या अवपंक परत का पाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्लाइम लेयर या अवपंक परत का काम क्या है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना। और जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट अपन कोई एंटीबायोटिक लेंगे, कोई प्रतिजैविक पदार्थ खाएंगे, या फिर हमारी बॉडी में पहले से जो एंटीबायोटिक प्रेजेंट हैं जैसे लाइसोजाइम वगैरह, वो इस बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, इस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए काम करेंगे। तो इस बैक्टीरिया को बचे रहने के लिए, या ये बैक्टीरिया किसी के अंदर डिजीज कोज करे, इसके लिए जरूरी है कि इस बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम लेयर प्रेजेंट हो, अवपंक परत इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है लास्ट।
ये स्लाइम लेयर या अवपंक परत या कैप्सूल के 4 मुख्य काम हैं। पहला काम क्या है, किसी भी आधार से, किसी भी बेस से बैक्टीरियल सेल को चिपकाने का काम, एडहेजन का जो काम है वो इस स्लाइम लेयर के द्वारा किया जाता है। चाहे वो आधार कोई चट्टान हो, कोई कोशिका की सतह हो, कोई प्लांट की रूट हो, कोई एनिमल हो, उन सब से बैक्टीरिया को चिपकाने के अंदर इस स्लाइम लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा फंक्शन, अनफेवरेबल कंडीशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी कर लेती है। तीसरा, स्लाइम लेयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है। चौथा फंक्शन, जितने भी डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है उनके अंदर स्लाइम लेयर या अवपंक परत प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, अवपंक परत के। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने पहली जो स्ट्रक्चर पढ़ी है वो है अवपंक परत या फिर स्लाइम लेयर, जिसे कैप्सूल भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन फ्लैजिला या कसाबिका की संरचना, कसाबिका के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार और कसाबिका के कार्य के बारे, यानी कि फ्लैजिला के फंक्शंस क्या है, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं, या फ्लैजिला की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।